नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और हम आज आपके सामने एक शो लेकर हाजिर हैं। खबर ये नहीं है कि जो मीडिया के ज़रिए आपको बताया जाता है कि खबर है और असल में खबर उसके पीछे होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे जो खबर में बातें चल रही हैं उसको आपके सामने लाएं। तो आज हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बनी बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेकर। पिछले कुछ दिनों से ये सवाल उठ रहा है, खास करके लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद जो आरएसएस की ओर से इस पर कुछ रिएक्शन आया है उसके बाद से, कि क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन रही है। सवाल है कि ये सवाल उठ क्यों रहा है। पहले हम यह समझते हैं। यह सवाल उठ रहा है संघ की ओर से आए कुछ नेताओं के बयानों से और चुनाव के बीच भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की एक टिप्पणी के चलते। अभी हाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत, इसके नेता इंद्रेश कुमार, रतन शारदा, इन लोगों की ओर से लगातार ऐसे बयान आए जिनके बाद ये इस बात को हवा मिली कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले 10 जून को जो बात भागवत ने कही उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 4-5 बातों पर जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि सच्चे सेवक को अहंकार नहीं होता। दूसरी बात उन्होंने कही चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। एक और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, लोकतंत्र में विरोधी नहीं प्रतिपक्ष होता है, यानी उन्होंने विपक्ष के सम्मान पर बल दिया। साथ ही यह भी कहा कि सहमति बनाकर चलना होता है। एक और बात जो उन्होंने कही कि मणिपुर में जो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और हिंसा रुक नहीं रही है, उसका समाधान होना चाहिए। उसके बाद रतन शारदा का बयान आया, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़र में एक लेख लिखकर कई सारे मुद्दों पर बात की और उनका ये कहना था कि जो बीजेपी के लिए आरएसएस कोई फील्ड फोर्स नहीं है। उनकी बात को असल में जेपी नड्डा की बात का जवाब माना गया। जेपी नड्डा ने चुनाव के बीच में इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब भाजपा उस स्थिति में नहीं है जहां उसे आरएसएस को हाथ पकड़कर चलाने की ज़रूरत पड़े। भाजपा अपने दम पर अब जो है अपना काम आगे बढ़ा सकती है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है। इस नाते जगत प्रकाश नड्डा ने यह टिप्पणी की और इस पर जो रतन शारदा ने कहा उसको उनका जवाब माना। फिर इंद्रेश कुमार का बयान आया। उनका कहना था, उन्होंने अहंकार का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जो राम भक्ति करने वाले लोग थे उनमें अहंकार आ गया था। सीधा सीधा उनका इशारा बीजेपी की ओर था। हालांकि उन्होंने साथ में विपक्ष को भी कहा कि राम का विरोध जिन्होंने किया उनको भी, उनके साथ भी राम ने इंसाफ किया, उनको भी बहुमत नहीं दिया और उनको सत्ता से बाहर रखा। तो इस तरह के बयान आए जिसके बाद कि यह बातें चलने लग गई कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन क्या असल में यह खबर है? अब हम ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। शुरू में जब आरएसएस का जन्म हुआ तो उस समय संगठन जो है किसी भी तरह से राजनीति के पक्ष में नहीं था, मतलब राजनीति से हमें दूर रहना है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक धड़ा संघ में ऐसा बना जिसका कहना था कि राजनीति में होना हमारा ज़रूरी है। इसके बाद यही जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत जो है भारतीय जनसंघ के जन्म का आधार बनी। रास्ता ये निकाला गया कि एक अलग पार्टी बना ली जाए जो राजनीति करे और संघ जो जिस काम के लिए है वह काम संघ करता रहे। जब राजनीति में उतरने की बात आई तो एक सवाल यह भी था संघ के सामने कि कहीं पार्टी भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगी। लेखक वाल्टर एंडरसन ने अपनी किताब द ब्रदरहुड इन सैफरन में लिखा भी है कि एक आरएसएस सदस्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ये सवाल किया था कि सत्ता जिस तरह से करप्ट करती है लोगों को, तो इस बात की क्या गारंटी है कि सत्ता मिलने पर जनसंघ के नेता करप्ट नहीं हो। तब उन्होंने कहा था कि अगर संघ से जुड़ी पार्टी भ्रष्ट होती है
तो उसे ख़त्म करने की शक्ति आरएसएस के पास ही होगी। यानी पार्टी पर संघ का नियंत्रण हमेशा बना रहेगा, इस बात की गारंटी उन्होंने तब भी दी थी। और वह नियंत्रण कमज़ोर नहीं पड़े, इस बात का ध्यान संघ हमेशा से रखता आया है। अब बात करें जब बीजेपी बनी 1980 के समय, तो बीजेपी ने भी पहले कोशिश की कि संघ से उसकी करीबी जो है वो जग जाहिर नहीं हो। 1980 में बीजेपी बनने के 2 हफ्ते बाद ही पार्टी के पहले महासचिव लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भाजपा कभी आरएसएस से संबंध नहीं तोड़ेगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से आरएसएस से संबंध का प्रदर्शन करने से उस समय भाजपा बच रही थी। जो पहला ही पार्टी का सम्मेलन हुआ तो नई दिल्ली में, तो मंच पर जो तस्वीरें रखी थी उन तस्वीरों में महात्मा गांधी थे, जेपी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे। तो अगला चुनाव भी जो तय किया गया वो ये तय किया गया कि 1977 के घोषणा पत्र पर ही ये चुनाव लड़ा जाए। हालांकि बाद के वर्षों में ये ट्रेंड बदला और फिर संघ से जुड़े जो नेता राजनीति में अहम पदों पर आए, उन्होंने खुलेआम संघ से अपने जुड़ाव का प्रदर्शन किया। अटल बिहारी वाजपेयी जब 2000 में न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मैं आज प्रधानमंत्री हूँ, कल हो सकता है ना रहूँ, लेकिन जो संघ का स्वयंसेवक होने का अधिकार है वह मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता। लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा था कि मेरे अंदर जो कुछ भी सराहनीय गुण हैं वो सब आरएसएस की देन है। ये बात बाद में आई। अब हम आरएसएस बीजेपी के संबंध की बात अगर करें तो आरएसएस और बीजेपी का संबंध जो है वो राजनीतिक रहा नहीं है, सार्वजनिक रूप से ये एक तरह से वैचारिक संबंध रहा है और स्वाभाविक संबंध है। 2020 तक अगर आप देखें तो कोई भी बीजेपी का अध्यक्ष ऐसा नहीं बना जिसका कि आरएसएस से लिंक नहीं रहा हो। पीएम भी जब पहले बने, जब भाजपा सत्ता में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से देखा जाए तो संघ पर्दे के पीछे से सत्ता में रही, ऐसा हमेशा संघ पर आरोप लगता है कि भाजपा और भाजपा की सरकार नागपुर संघ का मुख्यालय जहाँ है वहाँ से नियंत्रित होती है। और संघ को भी यह बात पूरी तरह अब समझ में आती है कि अगर हमें अपना एजेंडा पूरा करवाना है तो सत्ता में रहकर ही संभव हो सकता है। आज अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री के अलावा करीब दर्जन भर मुख्यमंत्री और 1.5 दर्जन राज्यपाल संघ कनेक्शन वाले हैं। बड़े बड़े संस्थानों के प्रमुख का पद जो है उसकी बात छोड़ दें, कई सारे संस्थान हैं जहाँ पर प्रमुख का पद संघ से जुड़े लोग या बीजेपी से जुड़े लोग आज संभाल रहे हैं। तो ये तो हुई सत्ता से संघ का किस तरह से इनडायरेक्ट कनेक्शन है इसकी बात। अब हम एक बार फिर वापस आते हैं जो आरएसएस की ओर से इस समय भाजपा की आलोचना हो रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें कि क्या यह संघ और भाजपा के बीच दूरी का संकेत है। इसको समझने के लिए थोड़ा अगर हम पीछे चलें तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और पहले जो हुई है संघ की ओर से बीजेपी या सरकार की आलोचना वो इससे कहीं ज़्यादा आक्रामक हुई है। अगर आप 2000 को याद करें तो उस समय के संघ प्रमुख केसी सुदर्शन, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और 2004 में जब वाजपेयी की सरकार, जब बीजेपी हारी थी और वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो के सुदर्शन ने सार्वजनिक तौर पर उनके कार्यकाल की आलोचना की थी और यहाँ तक कह दिया था कि वाजपेयी और आडवाणी को संन्यास ले लेना चाहिए और नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। उसकी तुलना में अगर हम देखें तो ताज़ा घटनाक्रम में कोई भी आक्रामकता नहीं है। तो क्या संघ वाकई बीजेपी से नाराज है? संघ बीजेपी से नाराज कभी नहीं हो सकता। वो व्यक्ति से नाराज़गी उसकी हो सकती है, लेकिन पार्टी और संगठन से नाराज़गी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि सत्ता में पार्टी ही आएगी, क्योंकि सत्ता से बाहर संघ को रहना है। और ये भी उस संघ को समझ में आ गया है कि अगर हमें अपना एजेंडा पूरा करवाना है तो उसके लिए सत्ता में आना ज़रूरी है और सत्ता में रहना ज़रूरी है।
जो संघ के सबसे बड़े एजेंडे में शामिल जो कार्यक्रम थे वो सब नरेंद्र मोदी के सरकार में ही ज़्यादातर पूरे हुए हैं। तो ये बात लगती नहीं जायज़ कि संघ जो है बीजेपी से नाराज़ होगा और बीजेपी से उसकी दूरी बढ़ेगी। अब ये बात आती है कि फिर संघ के नेता लगातार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तो इसकी कई वजह हो सकती है। एक बात साफ जो संघ के नेता खुलेआम कह भी रहे हैं, और जब हम लोग भी चुनाव के दौरान ग्राउंड पर थे तो ये देखने को मिली कि बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी का नेतृत्व जो है वह, या बीजेपी का उम्मीदवार भी लोगों से कटा हुआ है। इवन कई जगह ऐसी शिकायतें मिली कार्यकर्ताओं की कि ये उम्मीदवार या ये सांसद या ये मंत्री तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनते ही नहीं। और यह बात संघ को भी फीडबैक इस बात का संघ को भी मिला है। और जाहिर है जो रतन शारदा ने यह मुद्दा उठाया कि दल बदलुओं को काफ़ी भाव दिया जा रहा है, उम्मीदवार चयन में पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, तो वह एक तरह से फीडबैक जो संघ को फीडबैक मिला था अपने कार्यकर्ताओं से, उस पर ही आधारित था। एक बात ये भी देखने को आई कि भाजपा के कार्यकर्ता कई जगह मैदान पर क्षेत्र में उस तरह से सक्रिय नहीं थे जिस तरह की पहले हुआ करते थे, और ना ही संघ के कार्यकर्ता। यह बात सच है। तो एक तरह से जो बीजेपी नेतृत्व का रुख है उसे लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी और संघ के कार्यकर्ताओं में भी नाराज़गी है, और इस नाराज़गी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। और मोहन भागवत सहित आरएसएस के अन्य नेताओं का जो बयान है उसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि यह कार्यकर्ताओं में जोश भरने की एक उनकी सोची समझी नीति हो सकती है। आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वहाँ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब रही है। महाराष्ट्र में भी विधानसभा होने हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, और संघ प्रमुख व अन्य नेताओं के बयान से कार्यकर्ताओं में एक ये मैसेज जा सकता है कि जो बीजेपी नेतृत्व को संघ की ओर से संदेश मिला है। एक और जो मकसद हो सकता है, जैसा कि इंद्रेश कुमार ने कहा भी, और रतन शारदा ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि मध्य प्रदेश में जब वो गए थे तो एक कार्यकर्ता ने उन्हें कहा कि ये लोग संघ को बहुत हल्के में लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि किसी को भी उम्मीदवार बना दो, ये झक मार के उसको जिता ही देंगे। तो एक मैसेज यह भी देना है भाजपा को कि संघ को हल्के में नहीं लिया जाए। मतलब ये कोर्स करेक्शन है, और असल में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने की एक सोची समझी नीति हो सकती है, ताकि नेता कार्यकर्ता सब अपने अपने हिसाब से ज़रूरी कदम उठाने लग जाएं। मेरे हिसाब से इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।